मनीषा केस को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ लगे 3 आरोपी। जी हां, 3 ऐसे लोग मिले हैं जिन पर शक गहराता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक यह तीनों लोग उस दिन मौके पर मौजूद थे और इनसे पूछताछ के बाद कई नए राज खुले हैं। अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार कौन है यह आरोपी। ये जानने के लिए आपको कहानी को पूरा समझना होगा। ये कहानी है हरियाणा की बेटी मनीषा की। एक मासूम लड़की जो रोजाना बच्चों को पढ़ाने जाती थी, लेकिन एक दिन वह घर से निकली और कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन मनीषा के साथ? आइए इस दर्दनाक कहानी को शुरू से आखिर तक जानते हैं। आज इस वीडियो को मनीषा की न्याय के लिए पूरा जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की है। भिवानी जिले में एक गांव पड़ता है। दाढ़ी लक्ष्मण यहीं की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा। उम्र होगी तकरीबन 1920 साल। बड़ी ही सीधी शादी, अपने घर वालों की लाडली और पूरे गांव की पहचान। अभी कुछ ही दिन पहले मनीषा ने अपने करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। पास ही एक जगह है, सिंघानी। वहां पर एक प्ले स्कूल है। उसी स्कूल में उसने टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी। रोज सुबह 8 बजे घर से निकलती और स्कूल में पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती, उनका ध्यान रखती और शाम को समय से घर वापस आ जाती। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन अलग था। उस दिन सुबह रोज की तरह स्कूल गई। सब कुछ सामान्य था। मगर लगभग सुबह 11 बजकर 23 मिनट पर उसने अपने पिता संजय को फोन किया। बोली, पापा, आज थोड़ा देर हो जाएगी। मुझे बीएसएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है और भरना है। आप टेंशन मत लेना। पिता ने भी प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना। कोई दिक्कत नहीं है। यह बातचीत यहीं खत्म हो जाती है। संजय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी बेटी की उनसे आखिरी लंबी बातचीत साबित हो सकती है। कुछ देर बाद मनीषा को एक और फोन आता है। फिर वह घर पर दोबारा फोन लगाती है। इस बार फोन उसकी मौसी उठाती है। मौसी पूछती है, क्या हुआ बेटा? मनीषा कहती है, मौसी जी, मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था। डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है। आप उसे ले लेना। मौसी थोड़ी व्यस्त थी। बोली, अरे बेटा, हम तो अभी काम में लगे हैं, घर पर हैं भी नहीं। तू ऐसा करो, अपने दादा का नाम बता देना। डिलीवरी वाला आकर सीधे दादाजी को दे देगा। ठीक है मौसी जी, मनीषा मुस्कुराकर कहती है और फोन रख देती है। उसके बाद वह फिर से अपने स्कूल के कामों में लग जाती है। बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, रोज की तरह विद्यालय की छुट्टी होती है। स्कूल की वैन बाहर खड़ी थी। ड्राइवर से वह लड़की कहती है, भैया, मुझे ना बस यही पास में ही जाना है। करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक आइडियल कॉलेज है। वहां से मुझे बीएसएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है। आप घर चले जाओ, मैं अपना काम करके आती हूं। उसने कहा, ठीक है बहन जी। और फिर वह गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और शाम हो जाता है। शाम के करीब 6 बजकर 26 मिनट का समय था। लड़की के पिता संजय के फोन पर एक मिस कॉल आई, उनकी बेटी की। मिस कॉल देखते ही उन्होंने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, मगर उधर से फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। 6 बजकर 26 मिनट भी मेरी घंटी बजी। उसका कट गया। फिर मैंने 6 बजकर 26 मिनट, मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी। मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया। साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था उसका। अब घर के भीतर बेचैनी फैलने लगी। सब सोचने लगे कि आखिर बेटी इतनी देर क्यों कर रही है। वह तो कभी भी इतना लेट नहीं होती थी। परिवार वाले आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी संजय ने ठान लिया, जितनी जल्दी हो सके मुझे वहीं जाकर देखना होगा। वह तुरंत सिंघानी की तरफ निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले उस प्ले स्कूल के स्टाफ से बातचीत की, जहां उनकी बेटी काम करती थी। उन्होंने पूछा, भाई साहब, मेरी बेटी आज घर नहीं पहुंची। आपको कुछ जानकारी है कि वह कहाँ गई थी? लेकिन किसी को कोई ठोस जानकारी नहीं थी। चिंता और बढ़ी तो संजय ने 112 नंबर डायल किया और पुलिस से मदद मांगी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ पहुंची।
गाड़ी में एएसआई अनु और कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र मौजूद थे। अब उम्मीद थी कि पुलिस गंभीरता से तलाशी शुरू करेगी, लेकिन उनके रवैया ने संजय का दिल तोड़ दिया। बातचीत में उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बातें कहीं। तुम्हारी लड़की भाग भूग गई होगी, आ जाएगी। जब संजय ने यह बातें सुनी तो वह बहुत गुस्से में आ गया। भाग भूग गई होगी, वह आ जाएगी। एक दो दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला, क्यों घबरा रहा है? ये बात हो के फिर मैं उसको बोला भी हूं सर। मैं कहा, ये तो कोई बात नहीं है। इस काम के लिए नहीं आए आप यहां पे। जिस काम के लिए आए हो ना, वो काम करो यहां पर। उसने तुरंत रिएक्ट किया। लेकिन उसके रिएक्शन के बाद भी जहां जहां पुलिस को तलाश करनी थी, जितनी ईमानदारी और शिद्दत से काम करना चाहिए था, वहां उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने बस थोड़ी बहुत औपचारिकताएं निभाई। जब वे लोग आइडियल कॉलेज पहुंचे और वहां के स्टाफ से मिले, तो पुलिस वालों का अंदाज देखकर हैरानी हुई। वे ऐसे हंसी झांक कर रहे थे, पीठ पर हाथ मार रहे थे, जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। वहीं दूसरी ओर एक पिता अपनी बेटी को लेकर परेशान था। पुलिस वाला उनके साथ कोई बातचीत की है? बोला, जी ठीक है, कोई नहीं, फिर मिलेंगे। हम वहां आ गए। हाँ, ऐसे कंधे पे हाथ मार के बोले, जी कोई नहीं पापा, फिर मिलते हैं। जी घर बैठ के मिलेंगे आपसे। ऐसे ऐसे बात हुई उनकी कुछ। आखिरकार रात के लगभग 10 बज गया। तब उन तीनों पुलिस वालों ने संजय से कहा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। अब आप एक काम कीजिए, नजदीकी लोहारू थाने जाइए और वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराइए। संजय ने फिर अपने पिता से बात की। उसके साथ जो एक दो साथी थे, उन्होंने भी कहा कि अब तो रात बहुत हो गई है, क्यों ना सुबह चलकर एफआईआर कराएं। सबने सोचा कि सुबह जाकर देखेंगे। फिर भी रात में जितना हो सकता था, उन्होंने खुद अपनी तरफ से तलाश करने की कोशिश की। 12 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8:45 का समय था। उसी दिन संजय सिंह अपने परिवार के कुछ चाचा और करीब एक दो साथियों के साथ थाने पहुंच गया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी लापता हो गई है, गायब हो गई है, लेकिन यह सुनकर भी पुलिस ने फुर्ती नहीं दिखाई। सुबह से शाम हो गई। कब पूरा दिन निकल गया और कब रात के 7 बज गए, किसी को पता ही नहीं चला। संजय को बस थाने में इधर उधर चक्कर कटवाए जाते रहे। आखिरकार देर रात को एफआईआर दर्ज की गई। एसओ अशोक कुमार ने एफआईआर दर्ज की और जांच की जिम्मेदारी एएसआई शकुंतला को सौंप दी गई। लेकिन अफसोस, जितनी शिद्दत और ईमानदारी से एक बेटी की गुमशुदगी की जांच होनी चाहिए थी, उतनी गंभीरता से जांच नहीं की गई। और हद तो तब हो गई जब थाने के अंदर ही बातें होने लगीं। शादी विवाह करके चली गई होगी, पिकनिक मनाने गई होगी, वापस आ जाएगी। ये सब सुनकर पिता का दिल टूट गया, आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मैं पुलिस से मदद मांग रहा हूं और यही लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी कहीं पिकनिक मनाने चली गई है या किसी से शादी कर ली है। क्या हर बेटी ऐसे ही होती है? ये सवाल उसके दिल को चीरने लगे। संजय खुद कॉलेज गया, प्ले स्कूल गया, सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन उसे टाल दिया गया। बस इतना कहा गया, दिखा देंगे, बड़े अधिकारी आएंगे तब मिलेगा। इस तरह की बातें सुनकर वह और निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। 13 अगस्त 2025 की सुबह की बात है। वो फिर विद्यालय की ओर गया, ये जानने के लिए कि कहीं सीसीटीवी फुटेज में उसकी बेटी दिखे तो सही। इसी बीच पुलिस चाहती तो उसकी बेटी का सीडीआर निकलवा सकती थी, लोकेशन ट्रेस कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसी दिन 13 अगस्त 2025 को लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी की नहर के पास एक बॉडी बरामद हुई। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच अधिकारी एसआई शकुंतला ने संजय को फोन किया और कहा, संजय, आपको तुरंत आना होगा। हमने एक बॉडी पाई है, जरा देख लीजिए कि कहीं यह आपकी बेटी तो नहीं। ये सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा परिवार रोता बिलखता वहां पहुंचा। बेटी के कपड़ों से उन्होंने उसकी पहचान की, लेकिन जिस रूप में बेटी की लाश मिली, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, भोजन और श्वास की नली बाहर खींची हुई थी। उसकी गर्दन पर चांद जैसे आकार का एक गहरा जख्म था, करीब 29.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा।
बेटी की लाश देखकर गांव वाले भी स्तब्ध रह गए। भीड़ बढ़ती चली गई। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम शुरू होते ही यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। 14 अगस्त को गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतर आए। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या एक गरीब मजदूर की बेटी की कोई कीमत नहीं? अगर यही बेटी किसी मंत्री, किसी विधायक या किसी बड़े आदमी की होती तो क्या पुलिस ऐसे ही लापरवाही करती? लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे इलाके में न्याय की मांग गूंजने लगी। 14 तारीख के बाद जब मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने बॉडी परिवार वालों को सौंप दी। लेकिन घर वालों ने साफ कह दिया, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे हम बेटी का शव नहीं लेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही गया। उनके समर्थन में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और ऐलान कर दिया कि हत्यारे पकड़ो, नहीं तो बॉडी नहीं उठाएंगे। 16 और 17 अगस्त को माहौल और गर्म हो गया। पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। घंटों घंटों रोड जाम हो गए। स्कूल कॉलेज बंद, दुकानें बंद, बाजार ठप। हर जगह बस एक ही गुस्सा था, मनीषा के इंसाफ का। इस दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की नींद टूट गई। मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा। बड़े बड़े अफसर, चाहे एसएसपी हो, आईजी हो या डीआईजी, सब मौके पर पहुंचकर आश्वासन देने लगे कि पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच कार्रवाई भी हुई। उस वक्त के एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के आईपीएस सुमित कुमार को चार्ज सौंपा गया। एसआईओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसआई शकुंतला, जो इस केस को लापरवाही से देख रही थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह पीसीआर पर मौजूद ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन जनता और भड़क गई। उनका कहना था, ट्रांसफर कर दोगे फिर से चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड कर दोगे बाद में बहाल हो जाएगा। लेकिन क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? अगर पहले ही ईमानदारी से काम होता तो शायद वह जिंदा होती। इस गस्से की लपट झज्जर, जिंद, फतेहाबाद तक फैल गई। पक्ष हो या विपक्ष, रोडवेज यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी सब सड़कों पर उतर आए। देखते देखते पूरा प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों तक में लोग एक सुर में बोलने लगे, ईमानदारी से जांच करो, हथियारों को पकड़ो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गांव का माहौल और भी उथल-पुथल हो गया। डॉक्टरों ने साफ लिखा था, शरीर पर जो गहरे घाव हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे लगते हैं जैसे जानवरों ने नोचा हो। गले पर हथियार के वार के निशान नहीं मिले। यौन शोषण का भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट बाहर आई, गांव के लोग भड़क उठे। लोग कहने लगे, इतनी बुरी हालत में लड़की का शव मिला। परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही गया। उनके समर्थन में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और ऐलान कर दिया कि हत्यारे पकड़ो, नहीं तो बॉडी नहीं उठाएंगे। 16 और 17 अगस्त को माहौल और गर्म हो गया। पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। घंटों घंटों रोड जाम हो गए। स्कूल कॉलेज बंद, दुकानें बंद, बाजार ठप। हर जगह बस एक ही गुस्सा था, मनीषा के इंसाफ का। इस दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की नींद टूट गई। मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा। बड़े बड़े अफसर, चाहे एसएसपी हो, आईजी हो या डीआईजी, सब मौके पर पहुंचकर आश्वासन देने लगे कि पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच कार्रवाई भी हुई। उस वक्त के एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के आईपीएस सुमित कुमार को चार्ज सौंपा गया। एसआईओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसआई शकुंतला, जो इस केस को लापरवाही से देख रही थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह पीसीआर पर मौजूद ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन जनता और भड़क गई। उनका कहना था, ट्रांसफर कर दोगे फिर से चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड कर दोगे बाद में बहाल हो जाएगा। लेकिन क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? अगर पहले ही ईमानदारी से काम होता तो शायद वह जिंदा होती। इस गस्से की लपट झज्जर, जिंद, फतेहाबाद तक फैल गई।
पक्ष हो या विपक्ष, रोडवेज यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी, सब सड़कों पर उतर आए। देखते देखते पूरा प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों तक में लोग एक सुर में बोलने लगे, ईमानदारी से जांच करो, हथियारों को पकड़ो, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गांव का माहौल और भी उथल-पुथल हो गया। डॉक्टरों ने साफ लिखा था, शरीर पर जो गहरे घाव हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे लगते हैं जैसे जानवरों ने नोचा हो। गले पर हथियार के वार के निशान नहीं मिले। यौन शोषण का भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट बाहर आई, गांव के लोग भड़क उठे। लोग कहने लगे, इतनी बुरी हालत में लड़की का शव मिला और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह जानवरों की वजह से है। अगर यह यौन शोषण और जघन्य अपराध नहीं है तो क्या है? रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखी गई है? सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। परिवार का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लगने लगे। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार फैसला हुआ कि शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शव पीजीआईएमएस रोहतक भेजा गया। रोहतक के डॉक्टरों की टीम ने बारीकी से जांच की। रिपोर्ट आई, बलात्कार या यौन हिंसा का कोई सबूत नहीं है। गर्दन और शरीर पर जो चोटें दिख रही हैं, हथियार से नहीं, बल्कि जानवरों के नोचने जैसी हैं। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ये घटना यौन शोषण या हिंसा से जुड़ी नहीं है, बल्कि मौत का कारण हानिकारक दवा का सेवन बताया गया। यह रिपोर्ट आते ही गांव में और बड़ी हलचल मच गई। गांव वाले यह मानने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद जब मामला लगातार बढ़ता चला गया, तो 18 अगस्त 2025 की दोपहर के आसपास सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि इससे एक दिन पहले डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम ने नहर के आसपास का पूरा इलाका, जहां से बॉडी मिली थी, छान मारा था। हर जगह पड़ताल हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कहा जा रहा था कि कुछ सबूत छुपाने की भी कोशिश हुई, लेकिन कई अहम सुराग ऐसे थे ही नहीं जिन्हें आसानी से जुटाया जा सके। 18 अगस्त को जब सोशल मीडिया पर वो पत्र वायरल हुआ, पत्र में लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कभी गलत नहीं थी और ना ही मैंने कुछ गलत काम किया। बस मैं आपके सपने पूरे करना चाहती थी। मैं बीएसएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि नर्सेट क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, ताकि आप दोनों का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। अगर मैंने आपको कभी दुख दिया हो तो माफ कर दीजिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। मुझे जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ऐसा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन यह पत्र असली है या नकली? इस पर अब भी सवाल खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि अगर यह सचमुच मनीषा ने अपने माता पिता के लिए लिखी थी, तो उसने अंग्रेजी में क्यों लिखी, जबकि उसके माता पिता को अंग्रेजी पढ़नी आती ही नहीं? अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस इस मामले को कहीं पलटने या शांत करने की कोशिश तो नहीं कर रही, क्योंकि मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी और अचानक 5 दिन बाद यह पत्र कहां से आ गया? अगर पहले मिला था तो पुलिस ने शुरुआत में ही खुलासा क्यों नहीं किया? इसके अलावा मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 को बॉडी मिली। सवाल यह भी है कि अगर शव 2 दिन तक खेत में पड़ा रहा, तो उस दौरान किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वह जगह एक आम रास्ता था और वहां से कई लोग आते जाते रहते थे। लाश पर गले में गहरे जख्म के निशान भी मिले। इस बीच इस केस में एसपी का ट्रांसफर हुआ और कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए। अगर यह पत्र शुरू से पुलिस के पास था, तो उन्होंने शुरू में इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? 4 दिन से मामला राजनीतिक रंग ले रहा था। विपक्ष के नेता धरने पर बैठ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने पहले ही यह स्थिति साफ क्यों नहीं की? परिवार और जनता की लगातार मांग के बाद अब सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। आगे देखना होगा कि जांच में क्या नए खुलासे सामने आते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।